हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं बीकॉम सेमेस्टर 2 बिजनेस लॉ। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर आई होप आपने देख लिया होगा, बहुत इजी चैप्टर है। अब हम सेकंड शुरू करते हैं, कंडीशन एंड वारंटी। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन पर नहीं, डिफ्रेंसिएशन से शुरू कर रही हूँ। डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। कंडीशन बेसिकली एक स्टिपुलेशन होता है एज टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 12 ऑफ सबसेक्शन 2। और वारंटी एक स्टिपुलेशन होता है कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 12। वो एक कंडीशन मेन पर्पस के लिए होता है, वारंटी भी मेन पर्पस के लिए होता है, पर कंडीशन एक स्टिपुलेशन है और वो कोलैटरल है, मतलब नेसेसरी। वारंटी हो गई आपकी नेसेसरी। कंडीशन इम्पोज करी जा सकती है बट आप उसको एज सच कंडीशन है वो लगा दी, अब ज़रूरी नहीं कि वो परफॉर्म हो। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वारंटी है, इट डज नॉट कैंसिल, एट द मोस्ट अ क्लेम फॉर डैमेजेस कैन बी मेड। मतलब अगर कोई भी कंडीशन तोड़ता है तो कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो जाता है, बट वारंटी के केस में ऐसा नहीं होता। अगर आप वारंटी तोड़ रहे हो या उसका ब्रीच हो रहा है, ब्रीच का मतलब ही तोड़ना होता है वैसे तो आप क्लेम देके भी बच सकते हो। स्कोप कंडीशन एक वाइडर टर्म होती है, वारंटी एक स्मॉलर टर्म होती है। Interchangeability: a buyer can opt to treat a condition as a warranty and have a recourse to a smaller remedy of claiming compensation only. कंडीशन में बायर ऑप्ट कर सकता है कंडीशन को भी वारंटी की तरह ट्रीट करना, लेकिन वारंटी के केस में आप उसको कंडीशन कभी भी ट्रीट नहीं कर सकते हो। हम एग्जांपल देखते हैं। एक सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट किया टू सप्लाई बासमती राइस ऑफ क्वालिटी टू बायर एट ₹100। ही सप्लाइड एक थोड़ी उससे कम वाली क्वालिटी एट ₹80, मतलब उसने 100 करने थे बट उसने 80 रुपये वाले भेज दिए। तो बायर उसको रिफ्यूज़ कर सकता है टू एक्सेप्ट। रेपुटेट का मीनिंग लिखा हुआ है साथ में इधर, या तो वो उसको रिफ्यूज़ कर दे कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, या फिर वो एक्सेप्ट कर ले और जो भी क्लेम होएगा कंपनसेशन का 20 पर केजी, या तो मतलब कि अब उसने 100 के मंगाए थे उसको 80 के मिले, या तो वो देखे कि उसकी क्वालिटी ठीक है कि उसका काम चल जाएगा, उसने किसी भी पर्पस के लिए लेने थे, तो वो या तो उसके जो 20 रुपीज़ बच रहे हैं या तो जो बायर है वो उसको वो वापस दे दे सेलर को, या फिर जो भी वो चाहता है उसका क्लेम हो वो कर ले। लेकिन एक वारंटी के केस में एग्जांपल देखते हैं हम। एक सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट किया टू सप्लाई बासमती, ये सेम ही है कि 100 रुपीज़ का, उसने सप्लाई भी कर दिया एग्रीड क्वालिटी के एग्रीड प्राइस पे, बट उसने 15 दिन बाद किए। हेल्ड इट अमाउंटेड टू ब्रीच ऑफ वारंटी एंड ओनली अ क्लेम फॉर डैमेजेस कुड बी मेड। मतलब अब मान लो कि आपको आज चावल चाहिए थे बट वो 15 दिन बाद भेज रहा है, क्या पता आपने किसी फंक्शन के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए चाहिए थे, तो वो अमाउंट कर सकता है फॉर क्लेम्स जो भी उसके हुए। हमने कंडीशन में क्या देखा, वो रिफ्यूज़ कर सकता था, लेकिन वारंटी में ऐसा कुछ आप रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, आप बस क्लेम्स ले सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते कि सारा वापस ले जा। और compulsory interchangeability: breach of condition is to be compulsory treated as breach of contract warranty, और वारंटी के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। वारंटी को आप रेपुडिएट कर सकते हो बट कंडीशन को आप रेपुडिएट कर सकते हो, बट एक वारंटी सिर्फ एक कोलैटरल नेचर की होती है। हमने ये देखा कि कंडीशन जो है वो इम्पोज होनी बहुत ज़रूरी है, कंडीशन के बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है हमारा। बट वारंटी के केस में वारंटी बिना कॉन्ट्रैक्ट के भी, मतलब एज़ कंपेयर टू वारंटी एज़ कंपेयर टू कंडीशन, वारंटी थोड़ी सी कम इम्पोर्टेंस लेती है। अब हम बात करेंगे एक्सप्रेस कंडीशंस एंड वारंटीज और फिर इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी। हमने पिछले चैप्टर में देखा था एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस कंडीशन, वारंटी, एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और सेल। किसी ने वो वीडियो देखी होगी तो उसको ज़रूर पता होगा।
मैंने ये भी कहा था जो भी असेंशियल्स हैं वो आगे जाके चैप्टर का फॉर्म ले लेंगे। अब देखो सबसे पहला ही आ गया एक्सप्रेस कंडीशन, जो कि एक्सप्रेस कर सकते हो आप, लिख भी सकते हो, बोल भी सकते हो। एक्चुअली बुक्स में ना एक्सप्रेस का इतना ज़्यादा दिया नहीं हुआ, और वैसे भी एक्सप्रेस को लेके ज़्यादा पॉइंट कंडीशन और वारंटी में इम्पोज नहीं होते। तो बुक्स में सिर्फ इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी दिया है अंडर सेक्शन 14 to 17। तो मैं भी सिर्फ वही बताऊंगी जो बुक्स में दिया है और जो एग्ज़ाम्स में मतलब पूछा भी जाता है। और अगर आपको पूछा जाएगा ना तो आप इम्प्लाइड ही पूछेंगे, वो एक्सप्रेस पूछते भी नहीं हैं। तो आप ये मत सोचना कि एक्सप्रेस के तो कोई पॉइंट ही नहीं है, इम्प्लाइड वाले हम उसमें लिख दे। जब उसके है ही नहीं तो आप लिखोगे कैसे ना। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इम्प्लाइड कंडीशन की। इम्प्लाइड कंडीशन का सबसे पहला कंडीशन एज टू टाइटल अंडर सेक्शन 14A। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, it is an implied condition that the seller would be true owner of the goods sold and he should be having the right to sell these goods। मतलब ये तो ऑब्वियस भी बात है ना, ये तो कंडीशन को लेके कि वो सेलर ओनर होना चाहिए उन गुड्स का, और हमें कि मतलब उसके पास राइट है। ऐसा नहीं ना कि मतलब अब जैसे आप लोग चले गए कोई भी 4 पीपल A B C D, तो ए बोलता है उधर जाके उसको कोई भी बाइक दिख जाती है तो वो बी को बोलता है कि चल मैं इसको तेरे को बेचता हूँ, पर वो खरीद भी लेता है, मतलब आपस में उनके मजाक में खरीद देता है, बट असल में वो बाइक उस ए की होती ही नहीं है। उसको तो ऐसे ही दिखी और उसने बोला कि चल मैं बेच देता हूँ, उसने खरीद भी ली। तो मतलब सबसे पहला कंडीशन ही है कि वो उसका ओनर होना चाहिए, ऐसे नहीं कोई भी कुछ भी बेच दिया। हाँ, अगर वो एक ही बाइक है तो ज़रूर उसको बेच सकता है, और बी भी उसको ले सकता है, वो एक अच्छी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर सकता है। तो कंडीशन इसमें क्या फॉर्म हुई, सेलर मस्ट बी ओनर, उसके पास राइट होनी चाहिए और ना ही कोई इन्फ्रिंज हो, ना उसके पास कोई ट्रेडमार्क या फिर कोई पेटेंट हो। और सेलर एक्वायर द राइट टू सेल इन कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सेलर एक्वायर द राइट टू सेल एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। मेन तो जो ऊपर 3 है वही है, ये 4th उसी में एक्स्ट्रा इंक्लूड किया हुआ है। कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं ब्रीच ऑफ कंडीशन के, आप कैंसिल कर सकते हो या फिर रिपीडेट कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को। जो केसेस हैं हम देख लेते हैं। कोका एंड कोला कंपनी ने मैन्युफैक्चर की सॉफ्ट ड्रिंक फॉर द होलसेलर बायर बियरिंग नेम कोक, पर एक इन्फ्रिंजमेंट आती है एक ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर अंडर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। मतलब कोला और कोला कंपनी थी, उसने फॉर्म की एक सॉफ्ट ड्रिंक जिसको उन्होंने नाम रख दिया कोक, पर कोक नाम से ऑलरेडी पहले है, तो वो, और जो कि एक रजिस्टर्ड कंपनी भी है, उनके पास ट्रेडमार्क भी है। तो क्या इसका कंक्लूजन निकलेगा कि वो कोक नाम से सेल नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी है, मतलब वो किसी और का नाम से एक प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते किसी और कंपनी के नाम से, ये इन्फ्रिंजमेंट हो जाएगी ट्रेडमार्क की। सेकंड होता है सेल बाय डिस्क्रिप्शन। सेल बाय डिस्क्रिप्शन अंडर सेक्शन 15, इसमें क्या होता है, व्हेन द गुड्स आर सोल्ड बाय गिविंग द डिस्क्रिप्शन देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शैल कॉरस्पॉन्ड द डिस्क्रिप्शन सो गिवन। इसके अंदर कॉन्सिक्वेंस यही हो सकता है ब्रीच ऑफ कंडीशन हो जाए, या फिर उनको कैंसिल कैंसिल ही एक पॉइंट होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। When buyer has seen the goods and he relies on the description given by the seller। सेल बाय डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला पॉइंट यही है, अब बायर ने गुड्स देखे भी हैं और जो जो सेलर ने उसको बताया है वो सब उसकी बात मान लेता है। जैसे कि एग्जांपल देखो, बायर ऑर्डर क्वालिटी एक्स, सेलर गेव डिस्क्रिप्शन एंड सेंड द गुड्स, राइस रिसीव्ड बाय द बायर वाज ऑफ क्वालिटी वाई, बायर कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल अगर आप ऐसे देखो, इस पॉइंट से तो इरेलीवेंट लग रहा है मुझे, तुम ये सेकंड वाला देखते हैं। ये आपको वो भी देखने की जरूरत नहीं, आप ऐसे एग्जाम्पल ले लो। अब मान लो इसके अंदर एक्चुअली ये था कि उसने बायर ने सीन ही नहीं किए गुड्स और वो रिलाई कर सकते डिस्क्रिप्शन, तो इट वाज मी जो मैंने उसको सीन पढ़ा। ये सीन वाला आगे भी है, अभी इसमें नॉट सीन है, तो इसके अंदर यही देख लो एग्जाम्पल, ठीक है। फिर ये तो अब उसने क्वालिटी एक्स करी थी, फॉर राइस ले लो,
और उसने बता दिया कि ये ना ऐसे होते हैं, थोड़े पतले होते हैं, जब बन जाते हैं तो मतलब कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे दिया। तो उसने मंगा लिए। जो उसको रिसीव हुए वो वाई वाई क्वालिटी के थे। तो अब उसको ना, उसको यही नहीं पता कि वो एक्स क्वालिटी क्या थी या वाई क्वालिटी क्या है। तो वो उसको कैंसिल भी कर सकते क्योंकि उसने गुड्स देखे ही नहीं थे। बट इसके अंदर वो रिलाई करता है जो भी उसको सेलर ने बताया। तो इस केस में वैसे तो नहीं होता कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो, बट वैसे उसके पास एक ऑप्शन होता है। तो हमारा ये सेकंड पॉइंट है जहाँ पे बायर ने गुड्स देखी है और वो रिलाय भी करता है जो भी डिस्क्रिप्शन दी गई है। जैसे इन एन ऑक्शन फर्नीचर वाज डिस्क्राइब्ड एज कि ये ना 17th सेंचुरी का, ये लगा लो, ये कहते हैं ना कि फर्नीचर ये इतने साल पुराना है, इतने साल पुराना है। तो वो देख रहा है उसको, और वो ये देख लेता है कि ये तो नहीं, इतने साल नहीं, थोड़े कम साल पुराना है पुराना, मतलब उसको पसंद आ जाता है। तो ही कुड कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, तब भी कैंसिल हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट आपका किसी भी सिचुएशन में कैंसिल हो सकता है। तो सेकंड इसके अंदर दिया हुआ है पैकेजिंग कैन बी अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन। मतलब कि आपकी जो पैकेजिंग होती है वो भी एक डिस्क्रिप्शन का पार्ट होती है। अब आप कहीं पर जाते हो, आप फॉर एग्जांपल अगर कोई बेकरी की शॉप है, आप बाहर से मतलब अगर आपको दिख रही है ना कि वो बहुत अच्छी बिल्ट है, बहुत अच्छा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आप देखोगे कि हाँ यहाँ का ना अच्छा होगा। तो उसका ना डिस्क्रिप्शन वैसे ही एक प्रोडक्ट का है। अब उसकी भी जो भी प्रोडक्ट्स होंगे, ऑफ कोर्स अगर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और सब कुछ इतना अच्छा है, ऑफ कोर्स उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, उनकी पैकेजिंग, वो सब भी बहुत अच्छा होगा। तो वो आपको डिस वो खुद ही एक डिस्क्रिप्शन दे देगा। थर्ड होता है सेल बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन। सेल ऑफ गुड्स बाय सैंपल भी हो सकती है और उसका डिस्क्रिप्शन। मान लो कि हमने बहुत बार देखा ना कि कोई अगर फेस वॉश है या कोई शैम्पू है, तो उन शैम्पूस के छोटे छोटे पैकेट्स भी आते हैं कि दे आर फॉर सैंपल। आप ज़रूरी नहीं कि 400 500 या 5000 की एक बॉटल लो शैम्पू की, आप फॉर 50 या 10 और 20 उन रुपीज़ के सैशे भी ले सकते हो और उनको ले टेस्ट कर सकते हो, और अगर आपको ठीक लगे तो आप उनको आगे ले सकते हो। तो एक टेक्निक भी हो सकती है सेल बाय सिंपल एंड डिस्क्रिप्शन। फोर्थ होता है कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस। अब बायर को गुड्स चाहिए किसी स्पेशल पर्पस के लिए, बायर वो पर्पस बता दे सेलर को। क्वालिटी ऑफ गुड्स फिट टू बी कंज्यूम्ड। अब अगर क्वालिटी ऑफ गुड्स बहुत अच्छी होगी, अब फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट फूड, कई बार कुछ लोगों को पहचान होती है, पता नहीं आप लोगों को होगी या नहीं। जब भी कोई खाना होता है, लाइक कुछ लोग बता देते हैं कि ये कल का है या परसों का है, या मतलब लाइक वो अभी नहीं बनाया, फ्रेशली सर्व नहीं है। तो क्वालिटी ऑफ गुड्स भी इम्पैक्ट करती है और वो कितने फिट है कंज्यूम होने के लिए। अब ये तो नहीं ना कि आप कोई ख़राब चीज़ खा लो या एक्सपायर। अब बायर को गुड्स चाहिए किसी स्पेशल पर्पस के लिए। फॉर एग्जांपल उसने कोई फंक्शन करवाना है, तो उसके लिए कोई चावल चाहिए उसको फॉर से 10 kgs और 50 60। तो वो एक स्पेशल पर्पस है। अब उसको इतने पता नहीं घर में लगेंगे कि नहीं, तो वो स्पेशल पर्पस के लिए चाहिए उसे। बायर रिलाय करे स्किल और जजमेंट की और सेलर सेलर डील करे और ट्रेड करे इन सिमिलर गुड्स। इसमें एक्सेप्शंस होते हैं, कैविट एम्प्टर। ये वैसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अलग से 5 मार्क्स के लिए, कैविट एम्प्टर क्या होता है। इसमें लिखा हुआ है, ये लेटर एक्सप्लेन्ड है, बट कोई नहीं, थोड़ा सा हम यहाँ देख लेते, थोड़ा हम वहाँ देख लेंगे। इसमें बेसिकली क्या होता है, इफ बायर डजेंट वांट्स टू टेल इट्स हिज मिस्टेक। मान लो कि अब कोई कार है, अब उसको पता है कि जो सेलर है कि उसकी कार में ना जो ब्रेक है वो लगता है, कभी नहीं लगता। वो या तो उसको बता दे, मतलब सेकंड हैंड कार है, तो ज़रूरी ज़रूरी वो ये सोचता है कि यार अगर मैंने बता दिया तो वो बोलेगा कि तू ठीक करवा के दे, तो उसको थोड़ा खर्चा ऊपर नीचे हो जाएगा। पर अगर उसने बेचती तो वो ये तो कह सकता है ना सेकंड हैंड कार है, मैंने तो ठीक दी दी, या जो भी उनका होगा। तो इसमें थोड़ा इशू हो जाता है कि मतलब वो चाहता नहीं है कि वो अपनी गलती बताए। तो इस केस में क्या होता है कि बायर को ना बहुत अटेंटिव, वो खुद
अब वो अगर उस पे रिलाई कर ले सेलर पे, बट है तो सेकंड हैंड ही ना, तो वो ये भी बोल सकता है कि मेरे को नहीं पता कैसे हुआ। अगर वो अच्छा अच्छा होगा तो वो छुपाएगा ही नहीं ना, पहली बात वो उसको ठीक चीज़ देगा। तो बायर को अटेंटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो खुद चेक करके ले, बेशक वो किसी अपने क्लोज फ्रेंड से ले रहा हो। तो सबसे पहला क्या होता है, व्हेन द गुड्स आर यूज्ड फॉर वन पर्पस। इसमें एग्जांपल दिया है, ए ने परचेज किया मिल्क एक मिल्क डीलर से, उसी के फैमिली का, पर जो मिल्क था उसके अंदर कुछ टाइफॉइड जर्म्स थे, उसकी वाइफ इन्फेक्ट हुई उससे और एंड शी डाइड। यहाँ पे जो पर्पस था मिल्क का वो इम्प्लाइड था, वो सेलर को पता होना चाहिए था, बट क्योंकि वो अनफिट था, लगा लो, या तो उसकी वाइफ ही कुछ, मतलब उसकी वाइफ वॉज इन्फेक्टेड ऑलरेडी, या फिर वो थोड़े ह्यूमन कंजम्पशन के लिए वो ठीक नहीं था, तो उन्हें पता देना चाहिए था बट नहीं बता पाए, एंड ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन फॉर विच मिल्क डीलर इज हेल्ड लाइबल। जहाँ पे बायर सफ़र करते किसी एबनॉर्मलिटी से, तो भी इस केस के अंदर सेलर कैन, तो इस केस में अगर बायर सफ़र करता है कि उस वो बायर को ही कोई तकलीफ़ है, ऊपर वाले केस में हमने देखा तो उसको कुछ नहीं था, वो दूध से इन्फेक्ट हुई। इसके अंदर मान लो एग्जांपल देखो, गौरी ने परचेज़ की सॉक्स, पर वो उसकी स्किन है, लगा लो कॉटन या किसी भी चीज़ से, तो अब उसी की स्किन है, तो इसके अंदर सेलर लाइबल थोड़ी होगा। अब उसने बताया नहीं, उसको उसको खुद को पता है, वो खुद फिर भी ले रही है, तो इसमें उसकी गलती है। थर्ड है, इसके अंदर बायर परचेज करता है एक प्रोडक्ट अंडर अ ट्रेडमार्क और पेटेंट, then the seller shall not be liable as he does not rely on skill or judgment of seller। एग्जाम्पल दिया है, ए वॉन्ट्स टू परचेज अ मोटर कार, तो वो बी को अप्रोच करता है जो कि एक मोटर कार डीलर है। ए ने बी को बोला कि उसको कोई बहुत कंफर्टेबल कार चाहिए फॉर टूरिंग पर्पस, बी ने रिकमेंड कर दी बुगाटी कार, बट हम सबको पता है वो किस पर्पस के लिए और किस पर्पस के लिए नहीं है। तो इट वॉज हेल्ड दैट ही वॉज एंटाइटल्ड टू डू सो as A, while ordering the car by its trademark, was still relying on the recommendation of seller। मतलब उसने एक तो उस पर ट्रस्ट किया और उसने ऐसी कार बताई कि उसका बहुत लॉस हो गया। फोर्थ, if the goods can be used for a number of purposes, example, a woolen merchant who was also a tailor bought indigo cloth for purpose of making liveries। The fact was not told to the seller, तो इसके अंदर सेलर तो लाइबल ही नहीं होगा ना जब आपने सेलर को बताया ही नहीं। फिफ्थ होता है कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 2। तो जहाँ पे गुड्स आर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, सेलर ट्रेड्स इन सिमिलर गुड्स, तो फिर क्या होता है, सबसे पहले इसका मीनिंग क्या होता है, गुड्स शुड बी फिट टू यूज़, या फिर ये नहीं होना चाहिए कि इंजीरियस हो। आप गन्स बेच रहे हो खुले मार्केट में तो वो चीज़ गलत है। द गुड्स शुड बी फिट फॉर कंजम्पशन, गुड्स इंजीरियस नहीं होने चाहिए जब उनको यूज़ किया जाए, एंड दे शुड नॉट इन्फ्रिंज अ ट्रेडमार्क और पेटेंट, मतलब वो कॉपी नहीं करो ना आप किसी का, कि जैसे हमने कोक और कोला वाला एग्जांपल देखा था पहले, तो वो ना हो ना कि वो ऑलरेडी कोक नाम से एक कंपनी और आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो कोक के नाम से। ये चीज़ भी पॉसिबल है कि आप कोक नाम से कर पाओ, पर तब जब वो कंपनी आपको अलाउ करे, और जो भी आपकी उनकी और आपकी आपकी, जब तक वो कंपनी आपके बारे कंप्लेंट ना करे, जब तक आपकी आपस की बात है। तो इसके अंदर कुछ कंडीशंस होती है, राइट टू एग्जामिन द गुड्स, या फिर इम्प्लाइड कंडीशन इज नेगेटिव इफ डिफेक्ट इज पेटेंट डिफेक्ट। वैसे तो इस चैप्टर में ये भी डिफरेंस है, पेटेंट डिफेक्ट और लेटेंट डिफेक्ट, आप देख सकते हो बस एक बार मीनिंग, कि पेटेंट डिफेक्ट क्या होता है, विच इज़ आइडेंटिफाइड ऑन रीजनेबल लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। लेटेंट होता है जो सेलर को ही बताओ, मतलब कि जैसे सेलर की कार का हमने एग्जांपल देखा था, उसकी कार का ब्रेक ख़राब था, अब जब तक वो चलाएगा नहीं उसको कैसे पता चलेगा ना, जो उसको ख़रीदने आया है। तो लेटेंट इफेक्ट हमें सिर्फ सेलर को ही पता होता है और बाद में पता चलता है अगर इंस्पेक्शन करे वो, पर पेटेंट दिख जाता है अगर जिस। हमारा 6 पॉइंट होता है सेल बाय सैंपल अंडर सेक्शन 17। हमने पहले भी देखा है कि वो कुछ
मतलब बड़े फॉर एग्जांपल अगर हम ज़्यादा एक्सपेंसिव की भी बात ना करें, कोई भी एग्जांपल प्रोडक्ट है 700-800 का, वो उसको 50-60 रुपीज़ का लॉन्च कर देगा ताकि लोग उसको टेस्ट कर सके इन स्मॉलर क्वांटिटी। उसने क्वांटिटी तो छोटी लॉन्च की पर एक सैम्पल के टाइप से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले सके। इसके अंदर ये लिखा हुआ है बल्क शैल कंपेयर, shall correspond with sample, shall have reasonable opportunity to compare bulk with sample, shall be free from any defect। ये सब कब होता है? जब बल्क कॉरस्पॉन्ड नहीं करता सैंपल के साथ, जब बायर डज नॉट गिव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, या फिर गुड्स आर डिफेक्टेड। सेवेंथ इसमें होता है कंडीशन इम्प्लाइड बाय कस्टम या फिर यूसेज ऑफ ट्रेड। In some situations, even if when the buyer does not disclose the purpose for which he intends to buy the product, purpose is implied from customs of trade or from usage of the product. In situations में goods must compile with the custom or usage of good। अब अगर हम बात करें इम्प्लाइड वारंटीज़ की, इम्प्लाइड कंडीशंस में हमने 7 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। ये भी एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है पूरा, इम्प्लाइड कंडीशन, इम्प्लाइड वारंटी। तो देख लेना इस चैप्टर से। इस चैप्टर से और कोई तो नहीं है। 5 मार्क्स में कंडीशन वारंटी आ सकता है पर लाइक बहुत श्योरिटी नहीं है उसकी कि वो आएगा ही आएगा। वैसे वो क्वेश्चन है इस चैप्टर से, और इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी। ये 15 मार्क्स में ना पूरा ही चैप्टर लिखना होता है बेसिकली आपको। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं इसका ये कर लूँ, इम्प्लाइड कंडीशन कर लिया, इम्प्लाइड वारंटी कर लिया, ना तो आपका 5 मार्क्स में काम होएगा इसे, ना 15 में, क्योंकि ये क्वेश्चन 15 में ही आते हैं मोस्टली। 5 में ऐसा हो जाता है कि अगर उन्होंने कोई तो क्वेश्चन डालना है तो करना पड़ेगा। और वैसे भी इसके अंदर तो हमारे दो हैं, सेल वाला और नेगोशिएबल। और नेगोशिएबल में वैसे तो बुक में 10 चैप्टर दिए हैं, उसमें 2 दिए हैं, तो 10+5 हो गए आपके। सेल सेल में 5 है, 2 नहीं है, तो 15 हो गए। और इस पे भी मैं बात की है मैंने, जो सिलेबस वाला पार्ट है ना, आप उसमें देख सकते हो। और जो बाद में आते हैं हमारे दो, वो इकट्ठे 2 चैप्टर हैं पर वो 60-60 पता नहीं कितने कितने पेज की हैं। क्वेश्चंस 1 या 2 ही आने होते हैं पर उसमें आपको पूरा चैप्टर लिखना होता है, तो वो उस हिसाब से होते हैं। तो सबसे पहला होता है वारंटी हैज़ टू क्विट पोजीशन ओनली ओनर कैन स्यू। इसके अंदर सिर्फ ओनर ही स्यू कर सकता है। इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इम्प्लाइड वारंटी, बायर भी इंजॉय कर सकता है पोजेशन ऑफ गुड्स। सेकंड होता है वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम चार्जेस, और थर्ड होता है वारंटी एज टू फिटनेस और क्वालिटी बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। ये सेम ही है, अभी हमने कंडीशंस में किया था। वारंटी सिर्फ 3 ही है, तो 3+7 10 बन जाती हैं। और कैविट एम्प्टर का भी पार्ट हम शुरू करने लगे हैं, तो 15 मार्क्स के लिए ये बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब 15 मार्क्स में आप आराम से इसमें लिख सकते हो। कैविट एम्प्टर इसके अंदर तो वैसे 5 मार्क्स या फिर 15 मार्क्स में ज़रूर आता है। मतलब 15 मार्क्स में आ सकता है पर 15 मार्क्स में ना मतलब अगर चैप्टर देखना हो, कैविट एम्प्टर एक पार्ट है, और लेकिन जो हमारा इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी वो खुद ही एक चैप्टर है, मतलब उसके अंदर ही आता है। तो वैसे मोस्टली लाइक 70% वो आएगा और 30% कैविट एम्प्टर आ जाएगा 15 मार्क्स में। 5 मार्क्स में भी आ सकता है, 5 मार्क्स के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। 5 मार्क्स में तो इम्पोर्टेंट है ही है, 15 में कह सकते हो आप। बाकी 15 मार्क्स में आपको बनाना पड़ता है क्वेश्चन, बेशक छोटे ही हो, आपको बनाना पड़ता है कि आप उसको कैसे फॉर्म करोगे 15 मार्क्स के लिए। तो डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्प्टर, लेट द बायर बीवेयर। इसके अंदर ये होता है कि बायर को हम चांस देते हैं कि वो एग्जामिन करे गुड्स, बट वो एग्जामिन नहीं करता, और इनफैक्ट वो रिलाई करता स्किल और जजमेंट की, और वो खुद एक बैड सिलेक्शन बनाता है खुद के लिए, एंड ही कैन नॉट ब्लेम एनीबडी एक्सेप्ट हिमसेल्फ। हमने कार का एग्जांपल देखा, उसने सेकंड हैंड कार ली, एक तो वो ये नहीं बोल सकता इसका ये नहीं ठीक, तो वो ठीक करवा के कैसे दो, क्योंकि सेकंड हैंड चीज़ है, कोई गारंटी तो है नहीं उसकी। अब अगर पहली बात बंदा अगर अच्छा होगा तो वो
सबसे पहले वो कुछ ऐसा गलत काम करके देगा ही नहीं प्रोडक्ट। तो इसमें बायर की सारी गलती होती है कि वो एग्जामिन नहीं करता। वैसे तो सबकी ड्यूटी बनती है जब हम प्रोडक्ट ले, चाहे वो फर्स्ट हैंड हो चाहे सेकंड हैंड हो, चाहे हमारा कोई बहुत क्लोज दे रहा हो। उसको वो कहते हैं ना कि दुख अपने ही देते हैं। तो इसके अंदर भी वही चीज़ है, आपको देख के करना चाहिए। तो प्रिंसिपल बाय आफ्टर सेटिस्फेक्शन, कोई ब्लेम नहीं कर सकते आप। यूज़ उसने खुद का ही करना है। और स्किल एंड जजमेंट, वो खुद के स्किल और जजमेंट से ही लेता है एक बैड सिलेक्शन। इधर भी यही दिया है, प्रिंसिपल ऑफ कैवेट एम्प्टर इज बेस्ड ऑन प्रिजम्पशन दैट द बायर परचेज गुड्स। तो अब हम कंक्लूड करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्प्टर को, कि वो क्या कहता है। इसके अंदर होता है बायर लाई नहीं करता खुद के स्किल और जजमेंट के, बट वो सेलर के जजमेंट पर और स्किल पर रिलाई करता है। कि अगर उसको लग भी रहा होगा ना कि कोई दिक्कत है, वो ये सोचेगा कि नहीं, जो सेलर है वो अच्छा है और मैं उस पर ही रिलाई करूँगा। बायर के पास चांस होता है कि वो एग्जामिन करे गुड, पर वो नहीं करता। बायर डज नॉट स्पेसिफाई द पर्पस फॉर विच गुड्स आर रिक्वायर्ड बाय हिम। सेलर लाइबल नहीं होता किसी भी लॉस के सफर्ड बाय द बायर ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स। मतलब अब अगर उसका ब्रेक कहीं फेल हो रहा है, कल को उसका कोई एक्सीडेंट भी हो रहा है, तो वो नहीं होएगा, क्योंकि जब उसने वो चीज़ सेल की, जब उसने वो कार सेल की, बायर ने नहीं पूछा या बायर ने टेस्ट ही नहीं किया, तो अब उसमें सेलर की क्या गलती। सेलर ने अपने अकाउंट पे उसको बोला था कि वो तो चेक कर, पर अगर उसने नहीं किया तो अब उस वो फॉल्ट पर है। तो इसमें सेलर लाइबल नहीं होता अब कोई भी लॉस हो। इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। सबसे पहला, व्हेन द बायर मेक द पर्पस नोन टू सेलर। अब अगर बायर सेलर को बताई दे, तो उस केस में तो ये इम्प्लाई नहीं करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कैफे टेम्पटर ये होता है कि जो सेलर है वो छुपाता है कोई चीज़ बायर से, ताकि मतलब उसकी कोई गलती छुपाता है बायर से स्पेसिफिकली। मतलब कोई बात नहीं होती, उसकी कोई गलती होती है। ये कार का एग्जाम्पल इसमें बेस्ट बैठता है। अगर कोई और एग्जाम्पल दिखता है तो मैं उसको ज़रूर कंक्लूड करती हूँ। सेकंड, मर्चेंटेबल क्वांटिटी, क्वालिटी ऑफ गुड, implied condition as to it under section 16 subsection 2, जहाँ पे goods are bought by description या फिर seller डील करता है similar goods में। if there exists any defect in goods, seller shall be liable, but फिर ये एक एक्सेप्शन बन जाता है। सेल ऑफ एन आर्टिकल अंडर अ पेटेंट और ट्रेडमार्क, इसमें ज़्यादा डिटेल में मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि बेसिकली 5 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। 15 मार्क्स के लिए आप देख सकते हो, मतलब वही है 70% तो नहीं आएगा, 30% अगर आता है, क्योंकि 70% हमारा मेन क्वेश्चन है इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी। उसके लिए बाकी आप देख भी सकते हो। कंसेंट बाय फ्रॉड, यूसेज ऑफ ट्रेड, व्हेन द सेलर कंसील्स अ लेटेंट डिफेक्ट। हमने लेटेंट और पेटेंट किया है, आप देख सकते हो अपने इसी वीडियो में किया है, बल्कि अब इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है ही नहीं। अब आप खुद देखो कि 6 पॉइंट है। वैसे तो अगर आप बुक में देखो तो इन्होंने 3 पेज दिए हुए हैं। एक ये होता है, इसमें डेफिनेशन वगैरह आप कवर कर दो, एक सेकंड है और एक एक्सेप्शन। अगर आप हर एक एक्सेप्शन को या फिर दो दो को भी हर पेज पे डिवाइड करोगे, क्योंकि 15 मार्क्स के लिए आपने 6 शीट भरनी होती है फाइनल एग्जाम्स में, क्योंकि वो शीट्स उस हिसाब से होती है। एमएसटी है अगर किसी कॉलेज का, हर कॉलेज में कईयों में जो नोटबुक साइज शीट्स होती हैं वैसी आती है, कईयों में रजिस्टर साइज आती हैं, और कईयों में फाइनल एग्ज़ाम्स में जैसी होती है वैसी होती है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द शीट। मैं फाइनल एग्ज़ाम्स की शीट्स को ही लेके बात करूँगी मोस्टली, क्योंकि वो सबके लिए सेम होता है। और बाकी एमएसटीज़ में या जो मिड टर्म्स होते हैं उसमें सबका अलग अलग होता है, तो उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगी नहीं, क्योंकि हम एक ऑन एन एवरेज हर स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, पीयू स्टूडेंट जो भी है। तो एक्सेप्शंस हमने देख ली, इसके अंदर 6-7 एक्सेप्शंस हैं, ज़्यादा करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है 5 मार्क्स के लिए। हाँ, ये ज़रूर इंपॉर्टेंट है। तो विद डैट, एक तो कैविट टेम्पटर वाला, डिफ्रेंसिएशन कंडीशन वारंटी का, वो भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है 10% कह सकते हो इम्पॉर्टेंट है। और इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी
का क्वेश्चन हमारा इम्प्लाइड कंडीशंस हमने 7 किए, इम्प्लाइड वारंटी जो 3 की है। उसके अंदर ही बीच में आप केवी टेम्पटर भी घुसा सकते हो। केवी टेम्पटर के 6 पॉइंट खुद है, तो उसमें घुसा के आप उसमें एक पेज पे केवी टेम्पटर लिख सकते हो 6 में से, बाकी में आपका आराम से कवर हो जाएगा। तो आई होप आपको चैप्टर समझ आया, ईजी रहा। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर